फिल्म की शुरुआत होती है रात के 9 बजे एक छोटे से गांव में, जहां गांव के सभी लोग आज एक जश्न मना रहे थे। दोस्तों वो जश्न इसलिए मना रहे होते हैं क्योंकि आज उन सभी गांव वालों ने अपनी फसल बोई थी और उनका ये रिवाज है जब वो एक फसल काट के अगली फसल को बोते हैं तब उस रात को वो सब के सब खुशी से जश्न मनाकर अपने भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे ही वहाँ पर सभी के सभी लोग पार्टी कर रहे थे तभी उनमें से एक लड़के की पीठ पर पता नहीं किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया और वो बेचारा लड़का सबकी नजरों के सामने तड़प तड़प कर मारा जाता है। दोस्तों वो सभी के सभी गांव वाले ये नजारा देखकर इतने ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह के जीव बिल्कुल भी नहीं देखे होते। दोस्तों वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा खूंखार होते हैं। यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर अब वो अपनी जान बचा के कहाँ को भागे। पलक झपकते ही उसी तरह के मॉन्स्टर्स गाँव की चारों ओर से गाँव वालों को घेर कर एक एक करके उन्हें अपना शिकार बनाने लगते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता करके हर एक को जान से मारते चले जा रहे थे और वो बेचारे किसान उनसे अपनी जानों को छुपाते हुए जहाँ कहीं भी जगह मिलती वहाँ छुप जाते। कुछ ही देर में उन भयानक राक्षसों ने वहाँ पर मौजूद बेचारे सभी किसानों को लगभग खत्म ही कर दिया। मगर तभी वहाँ पर एंट्री होती है मोरेन नाम की एक जादूगरनी की, जिसके साथ उसी का एक रक्षक था। दोस्तों वो जादूगरनी कुछ ही पलों में अपने रक्षक की मदद से वहाँ पर मौजूद सभी दानवों को इस तरह मार रही थी जैसे वो पहले भी इन दानवों से भिड़ चुकी हो। और देखते ही देखते मोरेन ने वहाँ पर मौजूद सभी दानवों को चुन चुन कर जान से मार डाला। दोस्तों यहाँ पर गाँव में मौजूद 226 लोगों में से सिर्फ 31 लोग ही जिंदा बच पाए थे। लेकिन अगर वहाँ पर मोरेन ना होती तो हालातों को देखते हुए तो इस तरह लग रहा था कि उन दानवों ने पूरे गांव को कच्चा चबा देना हो। इसी तरह वो काली अंधेरी और डरावनी रात बीत जाती है। सुबह होते ही हम देखते हैं सभी गांव वालों को जो बेचारे अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को सहारा दे रहे थे। इतने में हम मिलते हैं रैंडल नाम के एक नौजवान लड़के से जो अपने पिता को एक घोड़े की मदद से इस गाँव के अंदर लाता है। उसके पिता बहुत ही ज्यादा घायल थे लेकिन अभी भी उनकी सांसें चल रही होती हैं। तभी हम वहाँ पर रैंडल के दोस्तों से मिलते हैं जिनमें लड़की का नाम इग्वीन, लड़कों में से एक का नाम करली जबकि दूसरे का नाम मैट था। तभी वहाँ पर मोरेन आती है जिसने रैंडल के पिता का घाव देखा और अपने जादू से रैंडल के पिता के घाव को ठीक कर दिया। ये देखकर रैंडल और उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। दोस्तों उन्हें कुछ समझने का, कुछ सोचने का मौका मिलता है। इससे पहले ही मोरेन उन सभी से कहती है, देखो सभी लोग मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर तुम चारों के चारों यानी रैंडल, इग्वीन, करली और मैट अगर इस गाँव में रहे तो वो दानव कुछ ही घंटों में फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। इस बार तो मैंने उनका सामना कर लिया लेकिन अगली बार वो और भी ज्यादा तादाद में होंगे और मैं पहले ही अपनी काफी ज्यादा शक्ति इस्तेमाल कर चुकी हूँ तो अगली बार के लिए मेरी शक्ति काफी नहीं होगी। तभी मोरेन के रक्षक जिसका नाम था मैंड्रागो, उसकी नजर दूर पहाड़ों पर से आ रही लाइटों पर से पड़ती है। दोस्तों वो लाइटें कुछ और नहीं बल्कि उन्हीं राक्षसों की सेना थी जो काफी तेजी से उस गाँव की ओर बढ़ रही है। मोरेन ने कहा, तुम चारों के चारों जल्दी से अपने अपने घोड़े लो और हमारे साथ सेंट मीनार नाम के शहर में जाओ। दोस्तों वो बेचारे चारों के चारों इतने ज्यादा सहमे और डरे हुए थे कि उन्होंने मोरेन से ये नहीं पूछा कि वो दानव हमारे ही गांव पे हमला क्यों कर रहे हैं और आप हम चारों को ही यहाँ से जाने का क्यों कह रही हो। मोरेन ने कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगर तुम चारों के चारों यहाँ गांव में रहे तो ये जान लो कि दानव तुम्हारे पीछे इस गांव को और भी ज्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। हो सकता है इस बार इस गाँव का नामो निशान तक न रहे। इसीलिए वो बेचारे चारों के चारों मोरेन की बात मानकर उनके पीछे सेंट मीनार की ओर जाने लगते हैं। दोस्तों उन बेचारे नौजवानों को तो ये भनक तक नहीं थी कि आखिर सफर में आगे तक जाते जाते उन्हें कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन बेचारों की जिंदगी कितनी हसीन और खुशियों से भरी थी लेकिन अब देखो उनके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का राज है। तभी वहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं एक महाराजा को जिसका नाम था महाराजा कराबुस। वो महाराज सगोविया शहर का काफी जालिम और बेरहम बादशाह था। वो लोग जंगल के एक सफर पर निकले होते हैं जहाँ पर उन्होंने ठीक मोरेन जैसे ही एक जादूगरनी को कैद कर रखा था। उस जादूगरनी के हाथों को काट कर उसे एक दरख्त के साथ बांधा गया होता है। वो जादूगरनी बहुत ज्यादा दर्द के अंदर थी और तो और पेड़ के इर्द गिर्द काफी लकड़ियों को आग लगा दी होती है ताकि वो जादूगरनी बेचारी तड़प तड़प कर जलते हुए मारी जाए। दोस्तों ये बादशाह सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए इन जादूगरनियों का शिकार करता था। दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इन जादूगरनियों में कुछ जादूगरनियां ऐसी हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जादू करती हैं। उन्हें दुनिया की भलाई, दुनिया की रक्षा और अच्छाई से कुछ लेना देना नहीं होता। ये जादूगरनी भी उन्हीं जादूगरनियों में से एक थी लेकिन कराबुस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जहाँ कहीं भी उसे जादूगरनी मिले जैसे मोरेन है उसे वह पकड़कर कैद कर ले और उसे तड़पा तड़पा कर जान से मार डाले। दोस्तों किसी भी जादूगरनी का कराबुस पर जरा सा भी जादू नहीं चलता। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने सबसे पहले धोखे से 3 जादूगरनियों की अंगूठियां अपने पास रख ली थी और जादू का एक रूल है कि वो एक जादूगरनी का जादू दूसरी जादूगरनी पर नहीं चल सकता। हर एक जादूगरनी के पास उसकी एक खास अंगूठी होती है। एक जादूगरनी अंगूठी की वजह से ही अपने जादू को कंट्रोल कर सकती
जाती है। फिर वो सीन कट होता है और हम देखते हैं मोरीन और बाकी के पांचों को जो अपने घोड़ों पर बैठे बड़ी तेजी से लगातार जंगल की ओर सफर ही करे जा रहे थे। वो एक नदी पार करते हैं और नदी के पार करते ही कुछ ही देर बाद नदी के इस ओर वही दानव आ जाते हैं। जो दानव उनकी खुशबू का पीछा करते करते काफी तेजी से और बड़े गुस्से से वो नदी पार कर रहे होते हैं। यहाँ इन्हें चलते चलते काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि अब उनके सामने एक बहुत ही गहरी नदी है और नदी को पार करने के लिए वहाँ पर एक नाव भी पहले से मौजूद है, लेकिन उस नाव का जो मालिक है वो घोड़े बेचकर सो रहा था। मोरीन उसके पास गई और उससे कहने लगी, तुम्हें जितना माल चाहिए हम उतना तुम्हें देंगे। चुपचाप बिना वक्त जाया किए अपनी नाव को निकालो, हमारे घोड़े अंदर ला दो और हमें नाव से नदी पार करवाओ। जिस पर नाव का मालिक बिना कोई सवाल जवाब किए उन सबको नाव में सवार करके नदी के बीचों बीच ले जाता है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो जैसे ही नदी के बीचों बीच आए तो पीछे से राक्षसों की सेना उन तक पहुंच जाती है। ये देखकर वो सातों के सातों बहुत ज्यादा डर गए, मगर मोरीन ये बात जानती थी कि राक्षस गहरे पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं। वो जैसे ही पानी में आएंगे तो वो फौरन मारे जाएंगे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल हम देखते हैं उन राक्षसों में से एक घोड़े पर बैठा हुआ राक्षस जिसकी ना तो आंखें थी और ना ही नाक, बस थे तो काफी खौफनाक और बड़े बड़े नुकीले मुंह के अंदर लगे हुए दांत। मोरीन ने कहा, ये सेना इसी के इशारों पर चलती है, ये सेना का सेनापति है और इसका नाम है टकजाना। लेकिन तभी नाव का मालिक बोलने लगा, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ अपने घर वापस जाना होगा। वहाँ पर मेरी बीवी और मेरा एक बेटा है। अगर मैं वहाँ ना गया तो ये राक्षस उन्हें जान से मार डालेंगे। मोरीन ने कहा, अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी। जिस पर अब ना चाहते हुए भी मैंड्रागो ने बोट की रस्सी को काट दिया और बोट नदी के बीचों बीच चली जाती है। मोरीन वहाँ पर एक जादू करती है जिससे वो उस बोट को पानी में डुबाने वाली थी ताकि उस बोट का इस्तेमाल करते हुए वो राक्षस यहाँ पर आ ना पाए। जैसे ही बोट के मालिक को पता चला तो वो बोट का मालिक तुरंत ही पानी के अंदर छलांग लगा देता है, मगर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो जैसे ही बोट के पास पहुंचा तो मोरीन ने जो बवंडर बना रखा था उससे वो आदमी और उसकी बोट दोनों पानी में डूब जाते हैं। रैंडल और उसके साथ तीनों ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए। उन्हें मोरीन पर शक होने लगा कि शायद मोरीन और उसका रक्षक मैंड्रागो ये उनसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो छुपा रही है। यानी उन्हें लगता था कि मोरीन और उसका रक्षक दूध के धुले ये भी नहीं है। मगर तभी मोरीन अपने रक्षक को कहती है, हमें यहाँ से चलना होगा वरना ये राक्षस यहाँ पर किसी तरह आ जाएंगे। और इसी तरह चलते चलते अब उन्हें सुबह हो जाती है। वो राक्षसों से बहुत ज्यादा दूर आ चुके थे। तभी मोरीन ने देखा कि उसके घोड़े को अब जरा आराम की जरूरत है, जिस वजह से वो जंगल के बीचों बीच एक जगह पर रुककर रात बिताने का प्लान बनाते हैं। जब मोरीन और उसका रक्षक घोड़ों के पास थे तभी रैंडल अपने बाकी तीनों दोस्तों से कहता है, देखो हम अपना परिवार छोड़कर, अपने माता पिताओं को छोड़कर, अपना काम काज छोड़कर इस मोरीन की बात के पीछे क्यों लगे हैं। जिसके जवाब में रैंडल की गर्लफ्रेंड इग्वीन ने बोला, देखो हमें मोरीन से कुछ भी गलत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एक वही थी जिसने हमारे गाँव को उन मॉन्स्टर से बचाया है। मगर मैट कहता है, हो सकता है कि इस मोरीन की वजह से ही वो मॉन्स्टर्स हमारे गाँव की तरफ आए हो सकता है आगे चल के ये हमारा इस्तेमाल करे। जिस पर करली जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो कहने लगा, हो सकता है कि शायद ये हमारी कोई बली वली दे दे और असलियत में मॉन्स्टर्स हमारे पीछे नहीं बल्कि इसी के पीछे हों। आखिर बताओ, हमने कभी मॉन्स्टर्स को देखा नहीं तो भला वो मॉन्स्टर्स हमारे पीछे क्यों पड़ेंगे। उनकी बातें सुनते सुनते मोरीन भी वहाँ आ जाती है। मोरीन ने कहा, ये सब कुछ जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा सोचने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें अपने फायदे के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही। तुम चारों में से एक है जो बहुत ही ज्यादा खास है, जिसके पीछे वो मॉन्स्टर्स हाथ धोकर पड़े हैं। मुझे नहीं पता कि वो तुम चारों में से अब कौन से वाला है, इसलिए ज्यादा मत सोचो और चुपचाप सो जाओ। इसी तरह शाम ढली और हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर सभी के सभी जंगल में ही सो रहे थे, लेकिन रैंडल अभी भी काफी ज्यादा परेशानी की वजह से जाग ही रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मोरीन पर जो उन चारों के पास आती है। रैंडल उसे देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी मोरीन इग्वीन के पास आई और पता नहीं उस पर अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी इग्वीन की आंख खुली जिस पर मोरीन ने तुरंत ही उसे उठाया और कहा, मेरे साथ जंगल में चलो। इग्वीन भी मोरीन की बात सुनते ही जंगल में आ जाती है। मोरीन ने कहा, मुझे लगता है कि तुम चारों में से वो खास तुम ही हो। इग्वीन कहती है, देखिए आपसे हमने अब तक कोई भी सवाल नहीं किया। आपने हमें यहाँ से जाने का बोला, अपना गांव छोड़ने का बोला, हम वहाँ से चुपचाप आपके साथ अपनी जान पे खेलते हुए यहाँ तक आ गए। अब प्लीज बताइए कि हम में से जो कोई भी खास है वो खास किस तरह से है। जिस पर मोरीन अभी भी इग्वीन को कुछ भी नहीं बताती। इग्वीन ने कहा, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो तुम में से खास कौन से वाला है तब तक मैं तुम चारों में से किसी को सच्चाई नहीं बता सकती। इतना कहते हुए मोरीन ने कहा, अब तुम जाके सो सकती हो। तभी इग्वीन वहाँ से उठी और चुपचाप रैंडल के पास आके सो जाती
जाती है। यहाँ हम देखते हैं करली को, जिसकी रात में आंख खुलती है और वो आग के पास आकर बैठ जाता है। उसने देखा कि उसके पाँव में उन्हीं राक्षसों में से किसी के वार का निशान है। वो अपने जख्म को चेक ही करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर इग्वीन आ गई। इग्वीन करली से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है हमारी जिंदगी अब पहले जितनी नॉर्मल हो पाएगी भी या नहीं? जिस पर करली कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब हम दोबारा घर वापस भी जा पाएंगे। इसी के साथ सीन कट हुआ और हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर अब रैंडल की आंख खुली। रैंडल जैसे ही उठा तो वो देखते हैं कि उसकी अब तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसे बहुत तेज बुखार हो रखा है और अब उसे वोमिटिंग हो रही थी। मगर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके मुंह में पता नहीं कोई अजीब सी चीज हरकत कर रही है। उसने अपने मुंह में हाथ डाला और उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश की। काफी मुश्किलों से उसने वो भद्दी सी चीज अपने मुंह में से बाहर निकाल दी। वो चीज कोई और नहीं बल्कि एक मरी हुई चमगादड़ थी, जिसे देखकर रैंडल बहुत ज्यादा परेशान हो गया। रैंडल डर के मारे पीछे पत्थर के साथ जा लगता है। उसने जैसे ही ऊपर देखा तो ये देख और भी ज्यादा डर गया कि एक साये से बना हुआ आदमी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही हैं, वो रैंडल को लगातार घूरे जा रहा होता है। लेकिन अगले ही पल हमने देखा कि रैंडल ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा था। उसकी जैसे ही आंख खुली तो ये देख और भी ज्यादा हैरान हो गया कि उसी तरह की चमगादड़ ठीक उसी जगह पर मरी पड़ी है जिस जगह पर रैंडल कल रात सोया था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और तुरंत ही बाकी सबके बीच में जाके खड़ा हो जाता है। तभी बाकी सबकी बातों से पता चला कि ठीक कल रात की तरह बाकी सब ने भी वही सपना देखा जो सपना रैंडल ने देखा था। मोरीन उन सबसे कहती है कि तुम सब लोगों ने सिर्फ अपने सपने में चमगादड़े ही देखी या और कुछ भी? जिस पर रैंडल कहता है, एक अजीब सा आदमी जिसकी आंखों में से आग निकल रही थी, वो मुझे लगातार घूरे जा रहा था। इसके जवाब में मोरीन ने कहा, अगली बार अगर ऐसा कोई सपना आए तो मुझे जरूर बताना। इतना कहते ही मोरीन मैंड्रागो को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी रैंडल उस पर गुस्सा हुआ और मोरीन से कहता है, हम तुम जैसी जादूगरनी की बातें क्यों माने? इसके जवाब में मोरीन ने कहा, देखो बच्चे, मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। यहाँ पर रैंडल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि असलियत में उन चारों के पास अब मोरीन का पीछा करने के अलावा और सेंट मीनार जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। तभी चलते चलते हम देखते हैं कि काफी तेजी से मैंड्रागो उन सब के पास आता है और मोरीन को कहने लगा कि सामने ही महाराजा कराबुस का, यानी वही राजा जो अपने मजे के लिए जादूगरनियों का शिकार करता है, उसका काफिला आ रहा है। ये सुनते ही तुरंत मोरीन ने अपनी अंगूठी निकालकर मैंड्रागो को दे दी और फिर सबसे बोला कि तुम में से अगर कोई भी सवाल करे तो कहना हम एक छोटे से शहर की महारानी है, हमारे शहर पर अटैक हुआ इसलिए हम किसी दूसरे शहर पनाह के लिए जा रहे हैं। इतने में वो आगे चल पड़े और उन्हें महाराजा कराबुस अपने काफिले के साथ मिल जाते हैं। महाराजा मोरीन के पास आया और अपने सिपाहियों से कहता है, इनके सभी घोड़ों की तलाशी लो। दोस्तों, कराबुस को जरा सा शक हो रहा था कि कहीं मोरीन जादूगरनी तो नहीं, इसलिए उसने मोरीन को जरा सा टच करने की कोशिश की तो तभी मोरीन दर्द से चिल्ला उठी। मोरीन ने कहा, जंग के दौरान एक सिपाही ने हमारे कंधे में अपने खंजर को घुसेड़ दिया, इसलिए मैं इलाज करवाने के लिए अपनी बहन के पास जा रही हूँ। तभी मोरीन उन सबको अपना घाव भी दिखाती है, जिस वजह से आखिरकार महाराजा कराबुस उन्हें जाने की अनुमति दे देता है। महाराजा जाते जाते उनको बोलता है, मैं आप सभी 6 के चेहरे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं एक बार जिससे मिल लेता हूँ वो मुझे मरते दम तक याद रहता है। इतना कहकर महाराजा कराबुस अपने रास्ते और मोरीन और उसके साथी अपने रास्ते निकल जाते हैं। चलते चलते अब उन्हें 8 घंटे बीत गए थे और अब शाम भी होने वाली थी। तभी मोरीन रैंडल और उसके साथियों को कहती है, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ना, उसे ठंडे दिमाग से सोचना। तुमने आज से पहले अपनी आंखों से कभी भी वो मॉन्स्टर्स या वो राक्षस नहीं देखे थे। तुमने जैसे उन्हें देखा तो उन पर यकीन कर लिया। तुमने देखा कि मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझ पर भी यकीन कर लिया। लेकिन अब तुम चारों में से कोई एक है जो कुछ और नहीं बल्कि ड्रैगन है। ये सुनते ही वो चारों की चारों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। मोरीन ने कहा, मेरे जैसी मेरी 6 बहनें और हैं। हम 7 जादूगरनियाँ अपनी पूरी जिंदगी ड्रैगन को ढूंढने में लगा देती हैं। हमारी एज तुम आम इंसानों से कहीं ज्यादा है, लेकिन अब हमें पक्का यकीन है कि आज से 21 साल पहले ड्रैगन का जन्म हो चुका है। लेकिन हमें नहीं पता था कि 21 साल पहले ड्रैगन कहाँ और किस रूप में पैदा हुआ है। वो एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी। ये जो तुमने मॉन्स्टर्स की सेना देखी है ना, जिसके लीडर का नाम टकजारा था, ये एक बहुत ही बड़े जादूगर जिसका नाम है कुलट्राक, उसके लिए काम करते हैं। बदकिस्मती की बात है कि कुलट्राक को हमसे पहले पता चल गया कि ड्रैगन का जन्म किस गांव में हुआ है। वो तो खुशकिस्मती से हमारा एक खबरी कुलट्राक की सेना में मौजूद था, इसीलिए हमें भी ड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। और देखो, मैं तुम्हें अब तक बचाने में कामयाब रही हूँ। हम जल्द से जल्द सेंट मीनार जाएंगे और वहाँ तुम्हारी हिफाजत करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मेरी बाकी की 6 बहनें भी मौजूद हैं। अगर तुम में से चारों के चारों या वो जिसके अंदर ड्रैगन है वो कुलट्राक के हाथों लग गया तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तुम्हें जान से मारते ही उस पर से एक बहुत ही बड़ा खतरा टलने वाला है। तुम में से जो ड्रैगन है उसमें शक्ति है कि वो जब चाहे जिसको चाहे उसको मिटा सकता है, इसलिए वो या तो तुम्हें अपनी साइड पे करेगा और या तुम में से वो जिसके अंदर ड्रैगन है उसे जान से मार डालेगा। तो याद रहे, मैं तुम्हें कुलट्राक और उसकी सेना से बचा ही रही हूँ। चलते चलते अब उन्हें रात होने वाली थी, इसीलिए वो एक जंगल में अपने घोड़ों को बांधकर वहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं।
जब मोरेन अपने घोड़ों को बांध रही थी तभी मैंड्रागो उसके पास आया और उसे उनकी अंगूठी दे देते। मैंड्रागो ने कहा, हमें जल्द से जल्द आपके घाव को भरने के लिए आपकी बहनों के पास पहुंचना होगा, वरना इस घाव के अंदर जो जहर मौजूद है वो आपकी जान ले लेगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं रैंडल और इग्वीन को, जो रात को आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी रैंडल इग्वीन से कहता है, देखो मुझे मोरीन पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। ये सुनते ही इग्वीन रैंडल पर गुस्सा हो गई और रैंडल को कहने लगी, वो जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुम उसी को बुरा भला कह रहे हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। जिसके जवाब में रैंडल कहता है, आखिर रात को वो तुम्हें जंगल में अपने साथ क्या ले गई, तुमने तो पार्टी ही बदल ली। ये सुनते ही इग्वीन को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि रैंडल उसकी जासूसी करवा रहा है। इसी के साथ वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं करली को, जो नदी में से पीने लायक पानी भर रहा था। तभी उसे अपनी टांग में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया, इसलिए वो एक पेड़ के किनारे पर आकर अपने घाव को देखने लगता है। उसका घाव बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है, लेकिन इतना कम नहीं था कि उसके इर्द गिर्द चारों तरफ से भेड़िए उसे घेर लेते हैं। दोस्तों करली ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। तभी एक भेड़िया उसके पास आया और उसने तुरंत ही करली की टांग पे घाव में से निकलने वाले खून को चाटना शुरू कर दिया। करली ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो भेड़िया बाकी सभी भेड़ियों को लेकर वहाँ से दूर चला गया और करली मरने से बाल बाल बचता है। यहाँ रात होने पर हम देखते हैं मोरीन को, जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसकी बॉडी में जो जख्म था, उसके अंदर जो मॉन्स्टर्स का दिया हुआ जहर होता है, वो बॉडी पर बहुत बुरा असर कर रहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं इग्वीन को, जिसकी पता नहीं किसी शोर की वजह से आंख खुल जाती है। उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन उसने जैसे ही पहाड़ के ऊपर देखा तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टकजारा ही अपनी सेना को लेकर उन पर हमला करने के लिए रेडी था। अगले ही पल वहाँ पर मैंड्रागो आया, जिसने मोरीन को उठाकर करली के साथ उसके घोड़े पर बिठा दिया और कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें भागते रहना होगा। बाकी के सब भी अपने अपने घोड़ों को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ टकजारा अपनी पूरी मॉन्स्टर की आर्मी के साथ बड़ी तेजी से उन सब का पीछा कर रहा था। वो मॉन्स्टर्स जो दिखने में कुछ भेड़िए जैसे, कुछ घोड़ों जैसे, कुछ सुअर जैसे और पता नहीं किन किन जैसे थे, वो लगातार उन सभी के पीछे आ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं मोरीन और बाकी सबको, जिनके घोड़े अब पता नहीं जंगल के उस पार जाने से डर रहे थे और पीछे मॉन्स्टर्स की आर्मी लगातार उन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर मैंड्रागो उन सबसे कहता है, देखो घोड़ों को शांत करवाओ और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाओ। आगे उन्होंने देखा कि एक बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारों से बना हुआ वीरान हो चुका शहर है। जैसे ही इग्वीन पीछे मुड़ के देखती है तो वो ये देख हैरान हो गई कि टकजारा और उसकी सभी मॉन्स्टर्स की आर्मी अब पता नहीं क्यों एक जगह पर उन्हें घूरे ही जा रही है। दोस्तों ऐसा क्यों कर रही है, इसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो सब के सब उन मॉन्स्टर से बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो जिस जगह पर आ चुके थे, इस जगह के बारे में मोरीन और सिर्फ मैंड्रागो ही जानते थे। लेकिन मैंड्रागो ने मोरीन की जान बचाने के लिए उन चारों से कुछ भी नहीं कहा और वो मोरीन को एक जगह पर लेटा देते हैं। कुछ देर बाद मैंड्रागो उन बाकी सबसे कहने लगे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, यहाँ पे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। चाहे इस खंडर में तुम्हें ताजा स्ट्रॉबेरीज या कोई फल भी मिले ना, तो उन्हें खाना तो दूर की बात, उनको छूना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं करली को, जो मैट के साथ बैठा हुआ काफी दुखी था। उसने अभी किसी को नहीं बताया कि उसकी टांग पर उन्हीं क्रिएचर्स के काटने का निशान है। मोरीन तो घाव के अंदर जो वायरस है उसकी वजह से बेहोश हो गई, लेकिन करली को ये बात की हैरानी हो रही थी कि अभी तक उस जहर ने करली की बॉडी पर जरा सा भी असर नहीं किया। यहाँ हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर अब मैट की किसी शोर की वजह से आंख खुलती है। मैट जैसे ही उठा तो वो तुरंत ही महल से बाहर आ जाता है। उसने यहाँ वहाँ देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक छोटे से दरवाजे पर एक काले कलर का साया जाता हुआ नजर आया। उसको लगा शायद वहाँ पर कोई इंसान या कोई जानवर मौजूद है। वो जैसे ही पीछा करते करते उस छोटे से कमरे में गया तो कमरे के अंदर उसे एक बक्सा नजर आता है। दोस्तों मैंड्रागो ने कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ के किसी चीज पर भरोसा करके उसको छूना नहीं है, लेकिन मैट इस बात को भूल जाता है और उसने वो बक्सा खोल डाला। उस बक्से के अंदर और कुछ नहीं बल्कि एक तेज धार वाला काफी कीमती सोने से बना हुआ चाकू था। बस दोस्तों इतना ही था कि तभी उस पूरी भूतिया जगह में एक साया यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देता है। वो साया जैसे ही घोड़े के करीब आया तो घोड़ा उसको छूते ही तड़प तड़प कर मिट्टी में बदल जाता है। यहाँ हम देखते हैं रैंडल और इग्वीन को, जो ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि वो साया अब उनकी तरफ भी आ रहा है। तभी अंदर मैंड्रागो तुरंत ही मोरीन को उठाता है, लेकिन मोरीन उठते ही मैंड्रागो को कहने लगी, ये तुम हमें कहाँ ले आए? मगर तब इन सब बातों का समय नहीं था। यहाँ बाहर हम देखते हैं रैंडल और मैट को, जो इग्वीन और करली से अलग हो जाते हैं। साया उन दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। यहाँ मैंड्रागो तुरंत ही मोरीन को उठाकर अपने घोड़े पर बैठा और उस भूतिया जगह से बाहर निकलने लगा। यहाँ हम देखते हैं
रैंडल और मैट को, जिन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे देता है। लेकिन वो साया भी अब चारों तरफ से उनको खाने के लिए उनके पास आ रहा था। यहाँ हम देखते हैं कर्ली और इग्वीन को, जो अब डर के मारे महल की सबसे ऊपर बनी हुई चट्टान पर आ जाते हैं और साया भी चारों तरफ से उनको निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन वक्त रहते इग्वीन और कर्ली ने वहाँ काफी ऊंचाई से बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा दी और वो सीधा नीचे नदी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमने देखा मोरीन और मैंड्रागो को, जो वक्त रहते उस भूतिया जगह से बाहर आ गए थे। इधर रैंडल और मैट भी उस महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन दोस्तों अब वो सभी दो दो के ग्रुप में बंटकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इग्वीन और कर्ली ने बाकी सबको आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाजों को जंगल के अंधेरे के अलावा और किसी ने नहीं सुना। यहाँ हम देखते हैं मोरीन को, जो अब डर के मारे लगभग बेहोश हो चुकी थी। मैंड्रागो मोरीन को लगातार सहारा दे रहा होता है, लेकिन तभी मैंड्रागो की गर्दन पर पीछे से किसी ने चाकू रख दिया। जब मैंड्रागो ने पीछे मुड़ के देखा तो वो एक लड़की थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इग्वीन की ही बड़ी बहन होती है, जिसका नाम था नाइनीव। नाइनीव मैंड्रागो को कहने लगी, मुझे बताओ कि तुमने बाकी सभी बच्चों को कहाँ छुपा के रखा है। और इसी के साथ इस फिल्म का ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।